यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अवनी अपने ऑफिस के गेट पर खड़ी थी। खुद को आगे होने वाले खतरे के लिए तैयार कर वो आगे बढ़ी। रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। अवनी जैसे ही अपने ऑफिस में एंट्री करने वाली थी, गेट पर खड़ा चौकीदार उसको वहीं रोकते हुए बोला, अरे भैया, मैं यही काम करती हूँ। रुको। इतना बोल अवनी अपना आई कार्ड निकाल उसके सामने दिखाने लगी। हमें पता है अपा यही काम करती हो, पर आप अभी 7 डे के वेकेशन पर हो, इसलिए अभी 7 दोनों तक आप ऑफिस में एंट्री नहीं ले सकती। चौकीदार के इतना बोलते ही अवनी चौंकते हुए उसके तरफ देखने लगी। भला ये कैसा रूल है कि वो अपने ही ऑफिस में नहीं जा सकती, और जब उसने कोई एप्लीकेशन दी ही नहीं लीव के लिए, तो भला ये खुद से उसको लीव लेने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं। भैया, मुझे सीईओ सर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, आप बस मुझे कुछ देर के लिए अंदर जाने दो। अवनी कैसे भी करके अंदर जाना चाहती थी, क्योंकि उसको भी अब यकीन हो गया था कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, इसके पीछे मिस लीला का ही हाथ है। अरे मैडम, क्या आपको पता नहीं हमारे सीईओ सर तो ऑफिस में है ही नहीं, वो तो कल रात ही फ्रांस चले गए। आप 7 दिन बाद ही आना। ये कल रात से अवनी के लिए दूसरा झटका था। भला उसका सीईओ अचानक से कैसे निकल गया। वो अब और भी अंदर जाके जानने के लिए बेचैन थी। वही चौकीदार ने भी उसको ना अंदर जाने देने की कसम खा रखी थी, वो उसको अंदर जाने दे ही नहीं रहा था। ये देख अवनी अपना फोन निकाल मिस लीला को लगा देती है, पर दूसरे तरफ कॉल ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिस लीला ने उसका नंबर ब्लॉक मार दिया हो। थक हार के अवनी जैसे ही बाहर जाने को हुई, तभी उसको दूर से समीरा आते दिखाई दी। क्या मुझे इससे मिस लीला के बारे में बात करनी चाहिए? समीरा को अपने तरफ आते देख अवनी खुद से बोली। अवनी समीरा से मदद लेने का सोच रही थी, फिर उसको ध्यान आया कि उसके सामने वाली लड़की उसको कितना नफरत करती है, वो भला उसकी हेल्प क्यों करेगी। यही सोच अवनी समीरा को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगी। ओह हेलो, क्या बात है, तुम्हें देखकर लगता है ना तो तुम्हारी बात हुई मिस लीला से, ना ही तुमने एंट्री मिला ऑफिस में। अवनी को खुद के सामने से जाते देख समीरा अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सकी और उसने उसे टोक ही दिया। मतलब ये सब तुम्हारा किया धारा है? अवनी समीरा की ओर देखते हुए गुस्से में बोली। अवनी की खुद पर गुस्सा आ रहा था कि भला उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा, ये सब मिस लीला अकेले कर ही नहीं सकती। हाँ, ये मेरा किया धारा है, तो क्या हुआ, तुम क्या करने वाली हो? समीरा अवनी का मजाक उड़ाते हुए बोली। तुम नौ, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं, इतना बात तुम ध्यान रखना। इतना बोल अवनी गुस्से में आगे बढ़ी। इसका मतलब तुम अपने बच्चों को सही देखकर खुश नहीं इस शहर में? अवनी को जाते देख पीछे से समीरा शैतानी मुस्कान के साथ बोली। अपनी गंदी जबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना तुम। अपने बच्चों का नाम सुनते ही अवनी गुस्से में समीरा के पास वापस आते हुए बोली। तो फिर तुम अब कुछ दिन दूर रहो ऑफिस से, और जो जैसे हो रहा है उसको वैसे चलने दो। इतना बोल समीरा मुड़ी और तेजी में ऑफिस की ओर निकल गई। अवनी कभी भी अपने बच्चों को इन सब के बीच नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसको अभी खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इन लोगों को बताया ही क्योंकि उसके बच्चे भी है। रुको, क्या तुम ऑफिस नहीं आ रही? विक्रम अपने कैबिन के खिड़की पर खड़ा था, तभी उसको गेट पर आकर भी अवनी बाहर की ओर जाते दिखी। ये देख विक्रम तेजी से उसके पास आकर बोला। अपने सामने विक्रम को देख अवनी कुछ सेकंड सोच में पड़ जाती है और फिर उसे सब कुछ बता देती है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो तुम्हारे साथ? आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे ऑफिस में। अगर कंपनी को किसी एम्पायर की आइडिया पसंद नहीं आती तो वो उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, ना कि उस आइडिया देने वाले को। और ये लीव दे देना तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे कंपनी में। इसमें जरूर किसी ना किसी का हाथ है। कोई है जो तुम्हें तंग करने के लिए ये सब कर रहा है। खुद के लिए विक्रम को ऐसे परेशान देख अवनी तो थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो विक्रम पर कोई भरोसा नहीं करना चाहती थी, पर उसको एक विक्रम में एक उम्मीद नजर आया। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए जाके ये पता लगा सकते हो कि सीईओ सर रहा है कि नहीं? और दूसरी प्लीज, क्या तुम मेरे कंप्यूटर को फॉर्मेट मार सकते हो? अवनी अब कैसे भी करके उस प्लान का पूरा डिटेल समीरा के हाथों में जाने से रोकना चाहती थी, इसलिए वो विक्रम पर विश्वास करते हुए उससे हेल्प मांगती है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल विक्रम तेजी में वहां से निकल गया। अवनी वही गेट पर खड़ी विक्रम का इंतजार कर रही थी, जो कि कुछ देर पहले ही ऑफिस से अंदर गया था। अवनी वही खड़ी थी, तभी उसका फोन बजा। क्या कुछ पता चला? फोन नंबर पहचानते ही अवनी बिना विक्रम की आवाज सुने बोलती है।
मैं अभी तुम्हारे देशक पर गया था, वहाँ तुम्हारा कोई कंप्यूटर नहीं था। वहीं सीईओ सर आज सुबह ही कहीं बाहर चले गए। मुझे लगता है कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि तुम अपनी प्रॉब्लम सीईओ सर से बोलो, पर तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने तरफ से सच का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विक्रम अवनी की हिम्मत बढ़ाते हुए बोला। विक्रम से बात कर अवनी जल्दी से अपने बच्चों को देखने के लिए स्कूल के लिए निकल गई, क्योंकि समीर ने उसको धमकी जो दी थी। अबकी का मन तब जाके शांत हुआ जब उसने अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करे के घर पहुंची। घर पहुंचते ही अवनी ने ये सब कुछ कृतिका से बताया। जब वो ये सब कृतिका से बोल रही थी तो उसके बच्चे भी वही खेल रहे थे जिन्होंने भी ये सब कुछ सुना। मुझे पक्का यकीन है तुम्हारा सीईओ उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए आउट ऑफ कंट्री गया है, और तुम्हारे ऑफिस के लोग कैसे हैं को सब कुछ जानते हुए भी अपना मुंह नहीं खोल रहे। अवनी की हालत के बारे में सुन कृतिका गुस्से से बोली, थैंक यू, पर तू इतना गुस्सा मत हो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं समीरा को उसके चाल में सफल होने दूंगी। क्या मतलब, तू हार मान रही है? अवनी की बातें सुन कृतिका गुस्से में बोली, नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। ये बस एक नॉर्मल प्लान था, मैं इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे प्लान्स बना सकती हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं। कुछ देर सोचने के बाद अवनी के गहरी सांस लेते हुए बोली। अवनी के इतना बोलते ही कृतिका समझ गई कि जरूर अवनी को डराया गया है, वरना वो ऐसे नहीं बोलती। इसलिए कृतिका बिना उससे ज्यादा कुछ बोले फोन रख देती है। कृतिका से बात करने के बाद अवनी एक नजर अपने बच्चों के और देख वहां से बेडरूम की ओर बढ़ जाती है। भाई, क्या आपको नहीं लगता मामा बहुत परेशान है? मुझे लगता है किसी ने उसके आइडिया को चुराने की कोशिश की है। अपने माँ के जाते ही जानवी अपने भाई से बोली। अभी रोहन कुछ बोलने वाला था ही कि तभी उसको अवनी वापस अंदर आते दिखी। भाई, क्या सच में आप कुछ नहीं करने वाले मामा के लिए? अपने भाई को चुप देख जानवी फिर उससे बोली। तभी जानवी को महसूस हुआ कि उसकी माँ वापस आ गई है, इसलिए जानवी अपनी माँ के पास जा बोली, मामा, क्या किसी गंदी आंटी ने अपना आइडिया चुराने की हिम्मत की है? आप चिंता मत करो, जानवी और उसके भाई उस आंटी को छोड़ने वाले नहीं। ये देख कि उसके मासूम बच्चों को पहले से ही इस बात का पता चल गया है, अवनी उनसे सब कुछ बता देती है। मामा, आपके साथ इतना कुछ हो पांच और आपने हमसे कुछ भी बताया नशु। भाई, क्या आप मामा की कुछ हेल्प नहीं कर सकते? जानवी अपने भाई की और उम्मीद भारी नजरों से देखते हुए बोली। मामा, जैसे कि हमें पता है ये सब समीरा ने आपके पीठ पीछे से करवाया है, तो अब आप उसके एक धमकी से कैसे डर सकती हो? इतना बोलने के बाद रोहन फिर कुछ सेकंड रुक के बोलता है, जैसे कि आप बोली कि आप समीरा के अगेंस्ट नहीं जा सकती, पर क्या होगा अगर कोई दूसरा सच बता दे सीईओ को? क्योंकि आपको याद होगा वहां पर और भी लोग थे, सिर्फ विक्रम को छोड़कर और कोई नहीं है जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। कोई साथ नहीं देने वाला मेरा। अवनी उदास हो हुए बोली। नहीं मामा, क्या आपको कोई और याद नहीं? ये बोल रोहन अवनी को घूरने लगा। अपने बेटे के इतना बोलते ही अवनी अपने फोन के सेव्ड एक नंबर को घूरने लगी। नहीं जाने दो, फ्यूचर में तुम्हारी मामा इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया लेकर आएगी। फोन पर लिखी नंबर की और देखते हुए अवनी हेजिटेटेड होते हुए बोली, अगर आप लड़ेगी नहीं तो जीतेगी कैसे? मामा, ना तो मुझे ना ही जानवी को डर लगता है ऐसे लोगों से, फिर आप क्यों डर रही है? मामा, जब मुझे डर नहीं लग रहा, जानू को डर नहीं लग रहा, फिर आप हमारे लिए इतना क्यों डर रही हो? यस मामा, मैंने तो अपने पिछले स्कूल में कराटे प्रतियोगिता भी जीती है। आप मेरे लिए पीछे मत हटिए, अगर कोई मेरे सामने आएगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अपने भाई को देख जानवी भी अपनी माँ की हौसला बढ़ाने के लिए बोली। अपने दोनों बच्चों की बातें सुन अवनी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वो उनके तरफ देखते हुए बोली, औप मामा कोशिश करेगी। रोहन ने अपनी माँ से विक्रम से हेल्प लेके कंपनी के नेटवर्क को खोलने को बोला। ये बात जानते ही कि अवनी समीरा का गेम एक्सपोज करने वाली है, विक्रम ने वैसे ही किया जैसा उसको करने के लिए बोला गया था, उसने वैसे ही किया। ये देखते हुए कि विक्रम ने अपना काम कर दिया, रोहन तेजी से अपने कंप्यूटर पर काम करने लगा। मामा, ये देखो। कुछ ही सेकंड में अवनी के सामने उसके मीटिंग हॉल की वो वीडियो थी जिसमें वो अपना आइडिया सबसे सामने शेयर कर रही थी। समीरा ने ये कैसे जाने दिया? वो इतनी बड़ी सबूत कैसे छोड़ सकती है? कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखते हुए अवकी बोली, मामा, ये उस आंटी ने छोड़ा नहीं, वो तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती, इसलिए वो इसको डिलीट नहीं कर पाए। आपका सीईओ बहुत तेज है, उसने इन सब सीसीटीवी का फुटेज अपने केबिन में रखे कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा है, और पोसावर्ड्स भी बहुत हॉट था, वो तो मैं बहुत मुश्किल से हैक कर पाया। माई ब्रदर इज सुपर टैलेंटेड, यू आर द बेस्ट ब्रो। अपने भाई की बात सुनते ही जानवी जल्दी से उसके पीछे से हक करते हुए बोली, मामा, अब आप ये वीडियो अपने सीईओ के पास भेज सकती है, इससे उसके सामने सब सच आ जाएगा। वैसे क्या आपके पास उसका नंबर है? अपनी बहन की बातों को इग्नोर कर रोहन अपनी माँ की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, होगा। इतना बोल अवनी अपने फोन में सर्च करने लगी। अवनी अपने फोन में कुछ सेकंड सर्च करने के बाद उसमें से कबीर का नंबर निकाल कर दे देती है।
डन मामा। कबीर के नंबर लेते ही उस पर ये वीडियो फॉरवर्ड करते हुए अपनी माँ की ओर मुस्कुराते हुए बोला। फ्रांस होटल तर्जा कबीर अपने क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था। सामने उसके फोन से ही कनेक्ट करके कोई वीडियो चलाया जा रहा था। तभी अचानक से उसके फोन का कलर ब्लैंक हो गया। ये देख कबीर अपने फोन को बार बार खोलने की कोशिश करने लगा, पर उसके वो फोन खुल ही नहीं रहा था। तभी अचानक से उसका फोन खुला, पर फोन खुलने के तुरंत बाद उसमें एक वीडियो चलने लगा। इस वीडियो में अवनी मीटिंग रूम में खड़े होकर अपना आइडिया शेयर कर रही थी। वीडियो में अवनी को ये सब बोलते देख कबीर तेजी से अपने टेबल के पास जा उस पर से फाइल उठा पढ़ने लगा। इस फाइल में वही जानकारियां लिखी थी जो अभी अवनी उसके सामने बोल रही थी। समीरा खाना। वीडियो देखने के बाद कबीर उसके सामने रखे फाइल का नाम पढ़ता है। तो ये था समीरा का प्लान। कबीर गुस्से में फाइल की ओर देखते हुए बोला। कबीर फाइल की ओर देख ही रहा था कि तभी बाहर से बॉडीगार्ड्स गेट की ओर आते दिखे। बॉडीगार्ड्स ने आते ही कबीर से उसने कोई प्रॉब्लम होने की बात पूछी। हाँ, मेरा फोन हैक हो गया है, पता करो ये काम किसने किया। कबीर गुस्से में ही अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड से बोला। उसके इतना बोलते ही तुरंत बॉडीगार्ड्स वहां से निकल गए। सर ये रहा। कुछ देर बाद ही बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में कबीर के फोन के साथ साथ एक लैपटॉप लेके आया। लैपटॉप स्क्रीन पर उन दो लोगों की पिक्चर देख कबीर का सारा गुस्सा शांत हो गया। ये है। कबीर अपने चेहरे पर मुस्कान ले बोला। वहीं उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स अपने मालिक के इस रिएक्शन से शॉक थे। इन्हें बाहर फेंक दो, इनकी वही जगह है। कबीर बॉडीगार्ड्स को उसके सामने रखें फाइल की ओर इशारा करते हुए बोला, जिस पर साफ साफ लिखा समीरा खाना। कबीर अपने चेयर पर बैठ बार बार उस वीडियो को देखे जा रहा था। उसको पता नहीं क्या था, पर इन बच्चों को आपके सामने देख उसे उन पर प्यार आ रहा था। वो इसके पीछे का वजह तो नहीं जानता था, पर वो इन्हें पसंद करता था। दूसरे दिन अवनी अपने सोफे पर बैठ अपने बच्चों के साथ कोई गेम खेल रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फोन उठाते ही अवनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही सामने से किसी आदमी की आवाज आए। हेलो, मैं कबीर रायचंद। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चला। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। बाकी जो होगा वो मैं देख लूंगा। और हाँ, जब ये आइडिया तुम्हारा है तो इसको असिस्ट भी तुम ही करोगी। फोन पर सीईओ है। ये सोच अवनी एकदम शरीफ बच्चों की तरह हाँ में हाँ मिलाने लगी। फोन रखते ही अवनी एक्साइटेड होके अपने बच्चों की ओर मुड़ी और उनके गले लग गई। मम्मी आप इतनी खुश क्यों है? क्या आप जानू को नहीं बताएगी? जानवी अपनी माँ को इतना खुश देख उनसे पूछी। बेटा अभी मुझे सीईओ सर ने कॉल किया था। उनका बोलना है मैं कल से ऑफिस जा सकती हूँ। रियली मामा? इतना बोल जानवी अवनी के गले लग गई। आज रोहन और जानवी दोनों बहुत खुश थे। उनके लिए ये किसी जीत से कम नहीं थी। खुशी में वो अपने माँ को बार बार किस और हक दिया जा रहे थे। चलो अब बहुत मस्ती हुआ, तुम दोनों अपना मुंह हाथ धो के आओ, मैं खाना लगती हूँ। अपने बच्चों को शांत कराते हुए इतना बोल अवनी किचन की ओर निकल गई। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरी दूसरी स्टोरी माई सीक्रेट हस्बैंड पढ़ सकता है। अपने बच्चों को वहीं खेलते छोड़ किचन में चली गई। वहीं रोहन और जानवी अभी कोई गेम खेल रहे थे। तभी रोहन का फोन वाइब्रेट हुआ। मिनरल वाटर बॉय, से हेलो टू योर सिस्टर फॉर मी। सामने वाली की ये मैसेज देख रोहन ने उस नंबर का डिटेल्स निकाला। नंबर कबीर रायचंद की है। ये देखते ही वो चौंक गया। उसको इस बात की जरा सा भी भनक नहीं था कि उसके माँ की कंपनी का सीईओ कोई और नहीं कबीर रायचंद होगा। ये देखते हुए कि ये मैसेज कबीर का है, रोहन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई। वही जानवी जब से रोहन ने अपने फोन को पकड़ा था तब से वो अपने भाई की बदल रहे एक्सप्रेशन को ही नोटिस कर रही थी। क्या हुआ भाई, किसका मैसेज है? उद्धरण चिन्ह। नहीं कुछ नहीं। अपनी बहन की बातें सुनते ही रोहन ने फोन टेबल पर वापस रख दिया, बिना कबीर के बातों का जवाब दिए। भाई आप हंस रहे हो, पर क्यों? कहीं आप मामा के लिए तो खुश नहीं ना? जानवी अपने भाई से क्वेश्चंस पूछे जा रही थी। वहीं रोहन उसके बातों को इग्नोर कर ये सोचने में लगा था कि भला उसने इस बात को पहले क्यों नहीं नोटिस किया। भैया थैंक यू, आप बेस्ट हो। पाता नहीं आप अगर हमारे साथ नहीं होते तो हमारा क्या होता? इतना बोल जानवी अपने भाई के गालों पर किस देने लगी। अपने बहन को ऐसे करते देख रोहन के प्राउड ब्रदर की तरह अपने आप में खुश हो रहा था। वो अलग बात है, उसकी गाल लाल हो गई थी। वो जानवी के ऐसे करने से शर्माए भी जा रहा था। दूसरे दिन अपने बच्चों को स्कूल के गेट से अंदर जाते देख अवनी अपने ऑफिस के लिए निकली। अभी अवनी अपने कंपनी के अंदर जा ही पाती कि उसने पहले ही विक्रम अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसका इंतजार कर रहा था। हे कंग्रेचुलेशंस, बॉस ने आज सुबह ही सबके ईमेल पर तुम्हारे बारे में बताया है। सबको पता चल गया कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अवनी को अंदर की ओर आते देख विक्रम तेजी से उसके तरफ बढ़ते हुए बोला। अवनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि भला उसके बॉस उसके नाम को ठीक करने के लिए इतना क्यों कुछ कर रहे हैं। वो नॉर्मली उसको वापस अपॉइंट भी तो कर सकते थे। अब मैं
अवनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि भला उसके बॉस उसके नाम को ठीक करने के लिए इतना क्यों कुछ कर रहे हैं। वो नॉर्मली उसको वापस अपॉइंट भी तो कर सकते थे। अब मैं देखता हूँ जिसमें इतना हिम्मत है जो वो तुम्हारे साथ कोई बातामीजी करता है। अवनी को आगे की ओर बढ़ने का इशारा करते हुए विक्रम उसको आगे करते हुए बोला। अवनी विक्रम के साथ आगे बढ़ी। सबके चेहरे नीचे झुके थे, क्योंकि शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा थे, क्योंकि सबको पता था कि अवनी के साथ क्या गलत हो रहा है। फिर भी किसी ने उस गलत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। एक नजर उन लोगों के तरफ देखने के बाद अवनी विक्रम की ओर मुड़ गई, क्योंकि उसको अब इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्रम, थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। अवनी अपने सामने खड़े विक्रम की ओर देखते हुए शांति से बोली। मुझे पता है तुम मुझे अभी तक अपना दोस्त नहीं मानती। अगर दोस्त मानती होती तो इतना बार थैंक यू नहीं बोलती रहती। पर क्या इस थैंक यू के बदले अब हम आगे के लिए एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? विक्रम के इतना बोलते ही अवनी उसके तरफ मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ समीरा के डैड बिल्कुल गुस्से में थे, क्योंकि उनकी बेवकूफ बेटी के वजह से आज उनका बिजनेस फिर से खतरे में था। तुमसे कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं होता? अगर तुम जान से आज ये करती तो ये सब कभी नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं कबीर से क्या बोलूंगा। तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दिया। अशोक खन्ना गुस्से में अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोले। डैड, मुझे क्या पता था अवनी के हाथ वो वीडियो लग जाएगा। मैंने भी बहुत बात कोशिश किया था, पर मैं वो फुटेज निकालने में नाकामयाब रही। पर पता नहीं अवनी की हाथ वो फुटेज कैसे लग गया। तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? अशोक खन्ना गुस्से में समीरा के तरफ बोतल फेंकते हुए बोले। तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। मैंने कितनी बात कहा कबीर के करीब जाओ, एक बच्चा करो, पर नहीं, तुम ये काम आज तक नहीं कर पाए। अपने पापा के मुंह से बच्चे की नाम सुनते ही समीरा गुस्से में उनके तरफ झुंझलाते हुए बोली। डैड, मैं क्या करूं? अगर वो इंसान मुझ में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं, वो मेरे से दूर भागता है। आपको पता होना चाहिए उसकी फैमिली उसके ऊपर शादी का कितना दबाव बना चुकी है, पर एक है कि मानता ही नहीं। पता नहीं ऐसी कौन सी लकड़ी उसके दिल में बसी है जो ना तो उसने सामने आती है ना हमारे। तुम कहना क्या चाहती हो? अब तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इस बात की भी सीख दूं कि तुम किसी आदमी के बिस्तर तक कैसे जा सकती हो? कबीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुमसे कितना भी दूर भागे तुम्हें उसको अपने करीब लाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और कबीर के अपने करीब लाओ। ओके डैड, समीरा अपने पिता की बातें सुन सिर नीचे झुकाए बोली। अब जाओ यहाँ से, जो कचरा तुमने फैलाया है उसको साफ करो, या इसके लिए भी मुझे ही अपने हाथ गंदा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता के इतना बोलते ही समीरा तेजी से वहां से निकल गई। वो अपने पिता की बातों को समझती थी, पर वो कर भी क्या सकती थी जब कबीर ही उससे दूर भागता था। वो अपने डैड की कही हुए बातों को याद रख ही रही थी कि तभी उसको अवनी के बच्चों के बारे में याद आया। अवनी के बच्चों के बारे में सोचते हुए ही समीरा उनके स्कूल की ओर निकल गई। कोई नहीं जानता था वो कौन सी लड़की है जो कबीर के दिल में है, पर पिछले सालों से वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आया। वो जिस समीरा से इतना प्यार करता था, अब तो वो उसके तरफ देखना भी नहीं चाहता था। ना बदला लेने के लिए समीरा डायरेक्ट रोहन और जानवी के स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंचते ही समीरा बिना टाइम गवाए हेडमास्टर के पास पहुंच गई। समीरा ने खुद को अवनी की बहन बता इंट्रोड्यूस किया, पर उसके खुद को उन बच्चों के रिलेटिव्स बताने पर भी हेडमास्टर को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि समीरा ने काला चश्मा, चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहन रखी थी। हेडमास्टर को ये देख कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई लेडीज अपने ही बहन के बच्चों से मिलने के लिए ऐसे तैयार होके क्यों आएगी। इसलिए हेडमास्टर ने जानवी को ना बुला सिर्फ रोहन को उसके पास बुलाया, क्योंकि उनको रोहन पर विश्वास था कि वो अपने आंटी को पहचान ही लेगा। समीरा ने अवनी के बच्चों को कैसे अपने जाल में फंसाना है इसका पूरा आइडिया तैयार कर रहा था। वो अवनी से अपने बेइज्जती का पूरा बदला लेना चाहती थी, पर जैसे ही उसके सामने रोहन आया वो चौंक गई। कबीर। रोहन को देखते ही समीरा के मुंह से पहला शब्द कबीर ही निकला। वो घुरकर रोहन की ओर देखने लगी। उसके सामने खड़ा ये बच्चा बिल्कुल कबीर के बचपन जैसा दिखता है, भला वो उसको कैसे नहीं पहचाना सकती। वो कबीर को बचपन से जानती थी, इसलिए रोहन को देखते ही उसके सामने कबीर आने लगा। वही रोहन जो कि अपने एज के बच्चों से कहीं ज्यादा चालाक था, उसने अपने सामने खड़ी औरत को देखते ही पहचानने से इनकार कर दिया। सॉरी टीचर, पर मैं इनको नहीं जानता। हो सकता है ये मासूम बच्चे उठाने वाली कोई औटी हो। समीरा अभी भी सुन थी, पर रोहन के इतना बोलते ही उसका ध्यान टूटा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, पर मैं हूँ। हेडमास्टर की ओर देखते हुए समीरा हड़बड़ाहट से बोली। अच्छा, अगर आप मेरी आंटी है तो हम अब तक क्यों नहीं मिले? मैंने आज तक आपके बारे में अपनी मामा से क्यों नहीं सुना? क्या आप बता सकती हो मेरी छोटी बहन का जन्मदिन कब आता है? रोहन अपने सख्त आवाज में समीरा के ऊपर अपने क्वेश्चन फेंकने लगा।
अपने सामने खड़े बच्चों के इतने क्वेश्चन सुन समीर हड़बड़ा गई। वो अपनी उंगलियां दबाने लगी। वहीं खड़ा हेडमास्टर, जो कि पहले से ही समीरा पर शक किए जा रहा था, वो अब उसके तरफ घुर के देखने लगा। नहीं, मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे माँ की सिस्टर नहीं, क्लोज फ्रेंड हूँ, पर हमारे बीच अच्छा रिश्ता है, इसलिए मैं आज तुमसे मिलने आ गई। अगर आप मेरी माँ की क्लोज फ्रेंड है, तब तो आपको उनके पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता होगा। हाँ ना? इतना बोल रोहन समीरा की ओर घूरने लगा। समीरा को समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक 7 साल का बच्चा उसकी बोलती बंद कर देगा। नहीं, मुझे सब पता है, पर मुझे लगता है मैं तुम्हारी माँ को पहले बुला लेती हूँ, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। रोहन के क्वेश्चंस में और ज्यादा ना फंस जाए, इसलिए समीरा अब जल्द से यहाँ से निकलना चाहती थी। क्या आप मेरी मामा को सच में बुलाना चाहती है? ठीक है, फिर रुकिए, आप उनके लिए इतना मेहनत क्यों कर रही है? मैं बुला देता हूँ। इतना बोल रोहन अलमारी से अपना फोन निकालने के लिए हेडमास्टर से पूछने लगा। नहीं, मैं कर लूंगी, समीरा लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, और वहां से पूछे मुड़ने को हुए ही थी कि तभी हेडमास्टर उसके सामने आ गया। कौन हो तुम और क्या करना चाहती थी इन बच्चों के साथ? हेडमास्टर की ओर देखते हुए समीरा कोई बहाना सोचने लगी जिससे वो यहाँ से बिना कोई तमाशा किए निकल जाए, पर उससे पहले वो कुछ बोल पाती रोहन फिर से बोल पड़ा। टीचर, ये जरूर बच्चे चुराने वाले गिरोह से है। आजकल जब भी मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल से घर आते हैं, हमें ऐसा लगत है जैसे कोई फॉलो कर रहा है। ये वही लग रही है। आप देख सकते हो इनकी ड्रेस बिल्कुल भी एक किडनैपर की तरह है। इतना बोल रोहन हेडमास्टर को समीरा की ओर दिखाने लगा। रोहन की बातें सुन हेडमास्टर को अब पक्का यकीन हो गया था कि ये औरत जरूर उसके स्कूल में कोई गलत इरादे से आए है। हेडमास्टर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। वही खड़ी समीरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या। कहा वो अवनी से बदला लेने के लिए उसके बच्चों को परेशान करने आई थी, और कहा वो अभी पुलिस स्टेशन में है। वहीं दूसरी तरफ अवनी अपने ऑफिस में थी कि तभी उसके पास हेडमास्टर का कॉल आया। ये सुनते ही कि आज उसके बच्चों को किडनैप करने के लिए कोई आया था, अवनी सुन रह गई। मैम, हमने उस किडनैपर को पुलिस के हवाले कर दिया है, पर फिर भी आपको एक बार यहाँ आना होगा। वहीं अवनी अभी अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग रूम में दूसरे लोगों को अपने आइडिया में किए गए चेंजेस समझा रही थी कि तभी उसका फोन बजा था। अवनी की बातें सबने सुनी थी, इसलिए उसको फोन रखते ही हेडमास्टर ने हाँ कर दिया। उसने विक्रम को भी उसके साथ जाने का बोल दिया ताकि वो इन सब में उसकी मदद कर सके। तुम चिंता मत करो, हेडमास्टर ने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारे बच्चे ठीक है, और वो किडनैपर अब पुलिस स्टेशन में है। अवनी के चेहरे पर आ रहे पसीने देख विक्रम उसको समझाते हुए बोला, क्या होता अगर मेरे बच्चे इतना तेज नहीं होते? भला मेरी गलतियों की वो क्यों भुगते? मुझे पता है ये सब समीरा का किया धरा है। वो मुझसे बोली थी अगर मैं सीईओ के सामने उसके प्लान को एक्सपोज करूंगी तो वो इसका बदला मुझसे लेगी। पर कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक है, और बहुत तेज भी, विक्रम अवनी को समझते हुए बोला। थोड़ी देर बाद ही अवनी और विक्रम स्कूल में थे। स्कूल जाते ही उनको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, जहां उसके दोनों बच्चे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। ऑफिस में आते ही अवनी बिना प्रिंसिपल से की और देखे हुए अपने बच्चों के पास जा उनके गले लग गई। उसके बच्चे जो कि आराम से चेयर पर बैठे थे, वो भी अपनी मामा को आते देख उनके तरफ बढ़ गए। मामा, आप चिंता मत लो, जानू और उसके बिग ब्रो बिल्कुल ठीक है, और वो किडनैपर अभी पुलिस स्टेशन में है। अपनी माँ को ऐसे परेशान होते देख जानवी अपनी मामा के कानों के पास आके धीरे से बोली, मेरे बच्चे बहुत तेज है, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अवनी अपने बच्चे से दूर होते हुए उनके कंधे को थपकाते हुए बोली। अपनी मामा के इस तारीफ से जानवी शर्माने लगी। वही रोहन अभी भी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। क्या हुआ? उसको ऐसे देख अवनी उसके करीब जा उससे पूछती है। मामा, वो किडनैपर कोई और नहीं समीरा थी, रोहन अपने माँ के कानों में आके बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? उसके इतना बोलते ही अवनी चौंकते हुए उसके तरफ देख पूछी। अपने बेटे को ऐसे सिर हिलाते देख अवनी को कंफर्म हो गया कि उसका बेटा झूठ नहीं बोल रहा। मिस अवनी, हमने उस किडनैपर को पुलिस को दे दिया है, पर फिर भी ऐसे कुछ काम है जिसको आपको करना होगा। बहुत देर से खुद को इग्नोर होते देख थक हार के प्रिंसिपल ने खुद ही आगे बढ़कर अवनी से ये बोला। ओके सर, पर अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा, मेरे बच्चे डरे हुए हैं, आप देख सकते हो, आप मुझे कुछ देर का वक्त दो। इतना बोल अवनी फिर से अपने बच्चों की ओर देखने लगी। वही प्रिंसिपल ये सुनते ही एक नजर रोहन और जानवी की ओर देखता है। उसके सामने बैठे हुए ये दोनों बच्चे बिल्कुल शांत थे। वही उसकी माँ के चेहरे पर अभी भी परेशानी थी। ये देख प्रिंसिपल मुस्कुराने लगा। अवनी अपने बच्चों को विक्रम से पास छोड़ वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। वहीं विक्रम उन बच्चों को इम्प्रेस करने में लग गया। भैया, आपको नहीं लगता ये अंकल हमसे कुछ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ये मामा से शादी तो नहीं करना चाहते? विक्रम को खुद की इतनी देखभाल करते देख जानवी अपने भाई की ओर देखते हुए बोली।
वही विक्रम अभी दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने गया था। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मामा ने कहा था ना, हमें इनके साथ अच्छे बच्चे की तरह रहना है। रोहन डांटते हुए बोला। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं इन अंकल को अपना डैडी नहीं बनने दूंगी। अपने भाई को गुस्से को इग्नोर कर जानवी विक्रम की ओर देखते हुए मुंह चमका कर बोली। दूसरी तरफ अवनी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची, उसने सीधा इंस्पेक्टर से मिल अपने बच्चों के किडनैपर से मिलने की डिमांड की। मैम, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जिस महिला को हम आपके बच्चों के किडनैपर समझ उठा कर ले आए हैं, हमें उनके खिलाफ ऐसा कोई पुराना केस फाइल नहीं मिला। वो महिला भी अच्छी घर की है। हमें लगता है वो आपकी दोस्त या रिलेटिव में से ही कोई एक है। नहीं, मेरा कोई दोस्त या रिलेटिव नहीं। यहाँ इंस्पेक्टर की बात खत्म होते ही अवनी तेजी में बोली, उस लड़की को लेके आओ। अवनी को ऐसे बोलते देख इंस्पेक्टर को कंफर्म हो गया कि इन दोनों महिला में कोई आपसी रंजिश है, इसलिए उसने बिना कोई देरी किए सिपाही को समीरा को लेकर आने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद ही समीरा अवनी के सामने थी। जहां समीरा अवनी को देख आग बबूला हो रही थी, वहीं अवनी अपने सामने समीरा को देख अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए खड़ी थी। मैं इस औरत को नहीं जानती। अपने सामने समीरा को देखते ही अवनी बिना कोई टाइम लिए बोली। तुम इतना बोल? समीरा गुस्से से उसके तरफ देखने लगी। अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानती तो फिर मिस समीरा, आप इनके बच्चों से मिलने क्यों गई थी? समीरा को ऐसे गुस्से में देख इंस्पेक्टर उसे सवालिया नजरों से घूरते हुए पूछा। मैं इतना बोल समीरा अपनी उंगलियां दबाने लगी। अगर आप हमसे सही बात नहीं बताएगी तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ केस दर्ज करना होगा। कुछ देर समीरा को ऐसे ही शांत खड़े रहते देख इंस्पेक्टर फिर बोला, नहीं इंस्पेक्टर, मुझे इस लड़की के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना। अवनी के इतना बोलते ही सब उसकी ओर देखने लगे। मेरा मतलब है, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, तो मैं अब इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहती, पर बदले में मुझे इस लड़की से कुछ और चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? समीरा गुस्से में अवनी की ओर देखते हुए बोली। वही इंस्पेक्टर भी अब अवनी को अजीब ढंग से देखने लगा था। शायद उसके लिए अवनी अब एक ऐसी औरत थी जो अपने बच्चों के किडनैपर से ही उसको माफ करने के लिए पैसे मांगने जा रही हो। मुझे बदले में इस औरत के लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि अगर फ्यूचर में मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसका सारा जिम्मेदार ये होगी। पुलिस भी बिना कोई वार्ट केस को अरेस्ट कर पहले अंदर डालेगी। मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाली। अवनी की बात सुनते ही समीरा गुस्से में अपनी उंगली उसके तरफ दिखाते हुए बोली। इंस्पेक्टर अपने सामने खड़ी दोनों औरतों को अजीब ढंग से घूरे जा रहा था। मिस समीरा, हमारे पास आपके खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और आप एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करती है, तो अच्छा होगा कि आप मिस अवनी की बात मान ये केस यही खारिज कर दे, वरना आपको इस केस की वजह से बहुत परेशानी होगी फ्यूचर में। वरना अगर आप चाहे तो हम आपके डैड को भी यहाँ पर बुला सकते हैं। समीरा गुस्से से अवनी की ओर घूरे जा रही थी, पर जैसे ही उसने इंस्पेक्टर की ये बात सुनी कि अब वो उसके डैड से मिलने वाले हैं, उसके बिना कोई देरी किए हाँ बोल दी। अवनी पुलिस स्टेशन से हंसते हुए तेजी में अपने कार की तरफ बढ़ी। आज इसके इतना करने के वजह से समीरा अब फ्यूचर में उसके बच्चों के करीब जाने की कोशिश नहीं करेगी, इस बात पर उससे पूरा विश्वास था। तुम्हारे इन बच्चों का बाप कौन है? अवनी तेजी से बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से समीरा उसके तरफ आ तेजी में बोली। तुम्हें इससे मतलब क्या? तुम अब मेरे बच्चों के साथ साथ उनके पिता के भी पीछे पड़ना चाहती हो? अवनी पीछे मुड़ समीरा के तरफ इतना बोल वहां से तेजी में निकल गई बिना इसके जवाब के। वहीं खड़ी समीरा बस अवनी को वहां से जाते ही देख सकती थी, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अवनी रेस्टोरेंट पहुंच विक्रम और अपने बच्चों के साथ खाना खाती है। खाना खाने के साथ अवनी वहां से अपने बच्चों को ले वापस घर के लिए निकल गई। मामा, क्या आप उन अंकल को पसंद करती हो? कार में बैठे हुए जहां एक तरफ रोहन मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था, वहीं जानवी बहुत देर से कुछ सोचते हुए अपनी मामा से पूछी बैठी। नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? अवनी जानवी की बात सुन अवनी तुरंत कार रोकते हुए बोली। क्योंकि आज विक्रम अंकल हमें पूरा टाइम इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। मैं उनको कभी भी अपना डैडी नहीं बनाने वाली, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आज पूरे टाइम जानवी ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो विक्रम को तंग करे, वहीं विक्रम ने आज उसकी सारी शरारतों को इग्नोर कर उनके साथ अच्छा रहने का कोशिश किया था। पर जानवी को तो उसके हैंडसम अंकल पसंद थे, इसलिए वो किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मामा से किसी को पसंद करना या ना करना ये उनकी चॉइस होगी। हमारे डैडी कौन होंगे कौन नहीं ये मामा डिसाइड करेगी, हम नहीं। वैसे तो हम ऐसे ही खुश है। रोहन मोबाइल पर टाइप करते हुए ही जानवी को डांटने वाले लहजे में बोला। अपने बेटे के इस बात को सुन अवनी अभी उसको गले लगाकर किस करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ को कितना समझता है। पर दूसरी तरफ जानवी गुस्से में बुदबुदाई जा रही थी कि वो किसी भी हालत में किसी और को अपना डैडी नहीं एक्सेप्ट करेगी। उन दोनों में से किसी ने भी पर अभी रोहन की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चेहरे पर अभी एक प्यारी सी मुस्कान थी। सर वो लड़का नहीं माना,
दूसरे तरफ फ्रांस में कबीर अपने सोफे पर बैठ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट उसके सामने एक फोन दिखाते हुए बोला। अपने असिस्टेंट की बात सुनते ही पता नहीं क्यों पर कबीर प्राउड फील करने लगा। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था, पर वो अभी अपने सामने रखे मोबाइल को देख मुस्कुराए जा रहा था। दरअसल कबीर ने अपने असिस्टेंट से बोल रोहन को ये मैसेज भिजवाया था कि वो उनके साथ काम करे, बदले में उसको अच्छी खासी पैसे मिलेंगे। पर रोहन ने उसके इस प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसकी मम्मी अभी उनके लिए बहू कमा लेती है, उसे इस पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ समीरा अभी कबीर के घर के बाहर थी। समीरा ने जब से रोहन को स्कूल में देखा थी, वो तब से कबीर के बचपन की पिक्चर्स देखना थी। वो कंफर्म थी कि रोहन कबीर के जैसा ही दिखता है, पर क्यों और कैसे के बारे में जानने से पहले वो एक बार कंफर्म हो जाना चाहती थी। आप सभी के सवालों का जवाब मिलेगा बस कुछ एपिसोड्स और, इसलिए अभी कहा एंजॉय कीजिए, सबका राज जल्दी ही उठेगा। समीरा अवनी से अपना बदला लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका पहला प्लान तो फेल हो गया था, पर जब से उसने रोहन को देखी थी, उसके दिमाग में अब कुछ और ही चलने लगा था। वो सीधा कबीर के घर जा पहुंची जहां कबीर के पेरेंट्स रहते थे। सब उसको जानते थे, इसलिए उसको किसी ने रोका नहीं और वो आराम से घर के अंदर घुस गई। अभी वो सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आए, क्या आप हमसे मिलने नहीं आए हैं? अभी समीरा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आए। पीछे मुड़कर समीरा ने देखा तो ये कबीर की दादी थी, जो पीछे व्हीलचेयर पर बैठी थी। वहीं उनके पास में उनकी दोनों केयरटेकर भी खड़ी थी। समीरा अभी यही सोच कर आई थी कि अभी उस घर पर कोई नहीं होगा, कबीर की दादी भी होंगी तो वो अपने कमरे में होंगी। वो जल्दी से कबीर के कमरे में जाएगी और उसके बचपन का पिक्चर निकाल वहां से निकल जाएगी, पर उसके सोचे जैसा कुछ हुआ नहीं। नहीं दादी, मैं तो आपसे ही मिलने आई थी, वो बस मुझे बाथरूम यूज करना था, इसलिए मैं ऊपर जा रही थी। खुद को संभालते हुए समीरा तेजी से दादी की ओर बढ़ी और उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए बोली, अच्छा फिर तो आपको उस साइड जाना चाहिए, क्योंकि बाथरूम गेस्ट रूम उधर है। कबीर की दादी को भी पता था समीरा कितनी चालाक लड़की है। वो ये मान ही नहीं सकती थी कि समीरा अभी उनसे मिलने आई होगी, पर फिर भी उसके बातों को जवाब देते हुए वो बोली, ओके दादी। इतना बोल समीरा तेजी से सीढ़ियां पर छत के दूसरे साइड चली गई। इसके पीछे जो और पता करो ये यहाँ क्यों आई है। समीरा के जाते ही दादी ने अपने पीछे खड़े औरत से कहा। ऊपर समीरा तेजी से बाथरूम गेस्ट रूम के अंदर जाते ही उसके खिड़की से दूसरे साइड कबीर के बेडरूम में निकल जाती है। वहीं वो दादी के बोलने के बाद वो औरत अभी वही गेट पर खड़ी होकर समीरा का ही इंतजार कर रही थी कि तभी खिड़की से उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। ये देखते हुए कि समीरा अभी कबीर के रूम में आ गई, वो औरत वहां से निकल गई। ये रहा, भला ये कैसे हो सकता है? वो लकड़ा कबीर के जैसा कैसे दिख सकता है? रूम में जाते ही समीरा कबीर के बचपन वाले फोटोज को देखते हुए खुद से बोली, मैडम आपने बिल्कुल सही कहा था, वो यहाँ किसी और कारण से आई थी शायद। अभी मैंने इनको खिड़की से कबीर बाबा के कमरे के अंदर घुसते हुए देखा। ऊपर से आ रही समीरा की ओर देखते हुए वो औरत कबीर के दादी से बोली। समीरा कबीर के कमरे से उसकी बचपन की एक फोटो लिए तुरंत उस कमरे से बाहर निकली। दादी वो मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया। इतना बोलते ही समीरा चुप हो गई। नहीं, मेरा मतलब है मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी और मैंने आपको देख लिया, तो अब मैं चलती हूँ। इतना बोल समीरा दादी की बात सुने बिना वहां से निकलने को हुए। रुको, तुम यहाँ क्यों आई थी? इस बार बिना कोई झूठ बोले बोलना। नहीं, मैं यहाँ आपस ही मिलने के लिए आई थी दादी। कबीर के दादी को खुद पर ऐसे शक करते देख समीरा लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, मुझे नहीं लगता तुम हमारे घर के बहू बनने वाली, क्योंकि तुम्हारे जैसी झूठी लड़की मुझे नहीं पसंद। मैं आज ही कबीर से इस बारे में बात करती हूँ। कबीर के दादी के मुंह से ये सुनते ही समीरा उनके तरफ बढ़ उनका हाथ पकड़ लेती है। समीरा जानती थी कि उसका रिश्ता कितना मुश्किल से कबीर के साथ जुड़ा है। वो तो उसके डैडी के नाम और बिजनेस में हुए पार्टनरशिप के वजह से कबीर ने अपने पिता के बोलने पर इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था, वरना समीरा भी जानती थी वो कभी कबीर के करीब नहीं आ सकती थी। तुम अब सच बताना चाहती हो या अभी भी तुम्हें यही सब करना है? अपने हाथों को उससे दूर करते हुए कबीर की दादी उसकी ओर देखते हुए कठोर आवाज में बोली। वो दादी, मैं तो अपने और कबीर के रिश्ते को बचाने के लिए ही ये सब कर रही थी। आज मैंने एक ऐसे बच्चे को देखी जो बिल्कुल कबीर के तरह दिखता है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ कबीर के बचपन का पिक्चर देखने के लिए आई थी। समीरा नहीं चाहती थी अब कबीर की दादी उससे गुस्सा हो, इसीलिए उस वक्त उसको जो सही लगा वो उसने कर दिया। दूसरी तरफ कबीर की दादी को समीरा के इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए वो समीरा की ओर अजीब ढंग से घूरने लगी। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ दादी, अगर आप चाहे तो मैं आपको इसका सबूत भी दे सकती हूँ। दादी को ऐसे घूरते देख समीरा तेजी में उनको विश्वास दिलाते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद पता लगा लूंगी। दादी को विश्वास तो नहीं था
समीरा पर, लेकिन अभी उसके बातों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था उनके पास। दादी जी, क्या आप सच में चाहती है कि हम उसके बारे में पता करवाएं? समीरा के जाते ही दूसरी औरत जो कब से उनके पीछे खड़ी थी सामने आके बोली। दादी कंफ्यूज थी ये सुन, क्योंकि उनका पोता पिछले 7 साल से लड़कियों से दूर रहा है। यहाँ तक कि जिस लड़की से वो बचपन से प्यार करता था वो उससे भी दूर हो गया था किसी वजह से। वो तो उसका और समीरा का रिश्ता भी जुड़ा था, वो बिजनेस के वजह से। तो ऐसे में भाल कबीर के बच्चे कहाँ से आ गए? यही सोचते हुए दादी अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अवनी को अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स लेके दूसरे कंपनी के मालिक के पास भेजा। अपने प्रेसिडेंट की बात मान अवनी ने उस कंपनी के सीईओ अशोक सिन्हा को अपना प्रपोजल दिखाया। पहले तो उन्होंने इस डील के लिए मना कर दिया, पर अवनी की मेहनत को देखते हुए उन्होंने उस डील में एक शर्त रख दिया। वहीं फ्रांस में अभी रात के 7 बज रहे थे। होटल के छत पर सारे लोग अपने अपने फैमिली के साथ उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वहीं कबीर अपने आस पास खड़े कोट पैंट्स पहले लोगों से घिरा हुआ था। उसके लिए ये पार्टी कोई एंजॉयमेंट की जगह ना होके उसके बिजनेस की डील करने की जगह थी। मिस्टर एना, कबीर अभी इससे आगे कुछ बोल ही पता कि तभी उसके सामने से रेड ड्रेस पहले के लकड़ी अपने हाथों में शराब लिया उसके तरफ आती दिखी। तुम यहाँ? अपने सामने समीरा को ऐसे देख कबीर चौंकते हुए बोला, बेबी तुम तो जानते ही हो हमने कितने वक्त से साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, इसलिए मैं तुमको कंपनी देने के लिए यहाँ पर आ गई। समीरा कबीर के करीब आ उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली। अपने सामने खड़े इतने सारे लोगों को देख कबीर ने समीरा का हाथ तो खुद से दूर नहीं किया, पर वो उसे गुस्से में घुरे जा रहा था। समीरा की ड्रेस काफी रिवीलिंग थी और वो दिखने में भी खूबसूरत थी, इसलिए उसके सामने खड़े लोग भी उसके तरफ आकर्षित हो रहे थे। वहीं समीरा ने जिसके लिए ये सब कुछ किए थी उसको उसके ऐसे तैयार होके आने से उल्टा गुस्सा आ रहा था। बेबी तुम थक गए होगे, क्यों ना तुम ये ड्रिंक ले लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगा। अपने हाथ में लिए शराब के ग्लास को कबीर की ओर बढ़ाते हुए समीरा बोली। उसके इस बात को सुनते ही उसके आस पास के खड़े लोग उसके सपोर्ट में चिल्लाने लगे, थैंक यू। कबीर वहीं खड़े वेटर की ट्रे से एक बड़ा शराब का ग्लास उठा आगे भी गया। खुद की ऐसी इंसल्ट होते देख समीरा गुस्से से कबीर की ओर देखने लगी, जो अभी उससे थोड़ी दूर पर जा कुछ लोगों से बात कर रहा था। कबीर को ऐसे देख समीरा ने एक बार फिर कोशिश करने की सोची। उसके टेबल पर रखे उस ग्लास को फिर से उठाया जो उसने थोड़ी देर पहले ही वहां पर रखी थी। बेबी, मुझे लगता है तुम्हें एक और ग्लास ट्राई करना चाहिए। इतना बोल समीरा अपने हाथ में रखे उस ग्लास को कबीर के मुंह की ओर बढ़ा देती है। कबीर कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सामने उसके इन्वेस्टर खड़े थे। या श्योर, इतना बोल कबीर समीरा से वो ग्लास के लेता है। वहीं खड़ी समीरा उसके ऐसे करने से खुश हो गई थी, पर उसकी ये खुशी तुरंत उदासी में बदल गई जब कबीर कुछ मिनट वैसे ही उस ग्लास को अपने हाथ में पकड़ा रहा। कबीर को ऐसे करते देख समीरा उससे टोकने ही वाली थी कि तभी कबीर वहां से निकल गया। बेबी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हमारी शादी होने वाली है, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। इतना बोल समीर कबीर को पीछे से पकड़ लेती है। समीर शराब की ग्लास वहीं उसके सामने फेंकते हुए उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से उसके तरफ देखता है। मेरे लिए वो भी ऐसे मुझे ड्रग्स देके, तुम्हें लगता है तुम मेरे पास आ जाओगी ये सब करके? कबीर के इतना बोलते समीरा को पसीना आने लगा। वो इधर उधर देखने लगी। उसको ऐसे करते देख कबीर बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। कबीर के जाते ही समीरा गुस्से से अपना बैग फेंक देती है। तुम्हें तो एक दिन मेरा ही होना नहीं, मिस्टर समीरा रायचंद। इतना बोल समीरा किसी को फोन लगा उससे बात करने लगती है। दूसरे दिन अवनी हमेशा की तरह अपने बच्चों को उनके स्कूल के गेट पर छोड़कर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। पूरा 4 घंटे काम करने के बाद अंत में अवनी ने मिस्टर अशोक के शर्त के मान सिंगर रूद के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल अपने वाइस प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए वहां से निकल जाती है। लिफ्ट में 12 फ्लोर पर क्लिक कर अवनी अपने डॉक्यूमेंट को निकाल उसे पढ़ने लगती है। तुम्हें भी ऐसे लड़के पसंद है? अवनी को ऐसे पेन अपने होठों पर इधर से उधर घुमाते हुए रूद के पिक्चर को देखते देख पीछे से आवाज आए। आखिर उससे ये पूछने वाला है कौन? ये जानने के लिए अवनी तुरंत पीछे घूमती है तो अपने सामने कबीर को देखती है जो अपने पॉकेट में हाथ डाले एलिवेटर से टिके हुए उसे ही घुरे जा रहा था। सीईओ सर आप यहाँ? मैंने पूछा तुम्हें भी ऐसे लड़के ही पसंद है? कबीर अवनी के बातों को इग्नोर कर उससे अपने सख्त आवाज में फिर से पूछता है। नहीं ऐसा नहीं, मेरा मतलब है हाँ मुझे भी ऐसे पसंद है, पर मैं इसके फोटो को अभी इसलिए ली हूँ क्योंकि अशोक सिन्हा ने हमारे सामने एक शर्त रखा है। ये बोल अवनी कबीर को वो सारी बातें बता देता है। ठीक है, फिर मीटिंग रूम में मिलते हैं। कबीर अवनी की बात सुन वहां से तेजी में निकल जाता है। थोड़ी देर पहले ही अवनी ऑफिस के मीटिंग रूम में थी। उसके सामने कबीर बैठा था और उसके आस पास उसके दूसरे कलीग्स बैठे हुए थे।
थोड़ी देर बाद अवनी सबके सामने मिस्टर अशोक सिन्हा के बोले गए बातों के साथ साथ अपना आइडिया भी देती है। वही कबीर की नजर जब से अवनी ने बोलना स्टार्ट किया था तभी से उसके ऊपर थी। सर मुझे लगता है हमें ये डील फाइनल कर लेना चाहिए। रुद को अपने साथ जोड़ने से हमारे भी कंपनी का नाम आगे आएगा। अपनी सारी बातों को सबसे सामान्य रख अवनी कबीर की ओर देखते हुए अपना निर्णय सुनाती है। ग्रेट, फिर ये प्रोजेक्ट भी आप ही हैंडल करेगी मिस अवनी। आप रुद को हमारे साथ काम करने के लिए मनाए। अवनी की बातें सुनने के बाद कबीर उससे इतना बोला और दूसरी तरफ मुड़ अपने मैनेजर से बात करने लगा। ऑफिस में सभी को पता चल गया था कि अवनी टैलेंटेड है, उसके साथ रहने में फायदा होगा, इसलिए कबीर के इतना बोलते ही सब उसके सामने उसको बधाई देने लगे। वहीं बैठा कबीर अवनी को सबके साथ ऐसे बातें करते देख मुस्कुराते हुए उठा और बाहर की ओर जाने लगा कि तभी अवनी की बात सुन वो रुक गया। क्या तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं करना चाहिए? आखिर मिस्टर अशोक सिन्हा से मीटिंग फिक्स तो मैंने ही करवाई थी। बिल्कुल, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मैं वैसी नहीं कि दूसरा का क्रेडिट चोरी करूँ और पकड़े जाने पर किसी और को ऑफिस से निकलवा दूं। विक्रम के बोलते ही अवनी ने तेजी में जवाब दिया। उसके इस जवाब को सुन सभी कबीर की ओर देखने लगे, जो मीटिंग रूम के गेट पर खड़ा ये सब सुन रहा था। अवनी को ये बात अच्छी लगी थी कि कबीर ने उसका जो हक था वो वापस दिलवा दिया, पर उससे कबीर पर इस बात का गुस्सा था कि उसने समीरा के साथ कुछ नहीं किया और मिस लीला को ऑफिस से निकाल दिया। वो कबीर से इस बात का जवाब मांगना चाहती थी, इसलिए अभी उसको ताना मारते हुए उसके ये बात विक्रम से बोली। उसकी ये बात सुन कबीर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद सभी के चल जाने के बाद अवनी अपने सभी फाइल्स को उठा रूम से बाहर निकली और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। अपने सामने लिफ्ट के अंदर कबीर को खड़े देख वो चौंक गई। अभी उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी था। ऐसा लग रहा था मीटिंग रूम से निकलने के बाद कबीर और वाइस प्रेसिडेंट कुछ बातें करने लगे थे। यही सोच अवनी आगे बढ़ी। उसके लिफ्ट के अंदर जाते ही कबीर ने वाइस प्रेसिडेंट को वहां से निकलने की परमिशन दे दिया। तो तुम्हें लगता है मुझे मिस लीला को ना निकाल कर समीरा को निकालना चाहिए था? अवनी को ऐसे शांत खड़े देख कबीर उसके तरफ आते हुए बोला। बिल्कुल सर, आपने उनके साथ गलत किया है, क्योंकि मेरे आइडिया को चोरी करने में सारी गलती समीरा की है। मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ ये सब उसने जबरदस्ती करवाई होगी। मिस लीला से पर वो अलग बात है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और मंगेतर है, तो आप भला उसके साथ क्यों कुछ करेंगे? अवनी ने बिना कुछ सोचे समझे उसके मन में जो आया वो सब कबीर के सामने रख दिया। कबीर अपने सामने खड़ी उस लकड़ी को घूर के देखे जा रहा था। ये लकड़ी अलग है, सबसे अलग, जहाँ एक तरफ सभी अपना बात रखने के पहले 10 बार सोचते हैं, वहीं ये लकड़ी उसके बिना डरे सब कुछ बोलने का हिम्मत रखती है। तो तुमने लगता था समीरा इसलिए बच गई क्योंकि उसका नाम मेरे साथ जुड़ा है? कबीर के इतना बोलते ही अवनी हाँ में सिर हिला देती है। उसको ऐसे करते देख कबीर आगे बढ़ अवनी ये दूसरे हाथ से पेन ले उसने एक पेन ड्राइव थमा देता है। मिस अवनी, जब तक सच पता ना हो तब तक सवाल नहीं उठाते। इतना बोल अवनी को वैसे ही छोड़ कबीर वहां से अपने हाथ में उसका पेन घुमाते हुए निकल जाता है। अजीब है, एक पेन के बदले एक पेन ड्राइव। इतना बोल अवनी उस पेन ड्राइव को अपने पर्स में रखने ही वाली होती है कि तभी उसको कबीर की लास्ट लाइन याद आती है। वही सोच अवनी तेजी में अपने कैबिन की ओर बढ़ जाती है। अवनी के वहां आते ही बाकी लोग भी बधाई देने लगते हैं। उन सबसे अच्छे से मिल अवनी तेजी से अपने सामने रखे कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगा देती है। पेन ड्राइव में सिर्फ एक वीडियो था। ये देख अवनी बिना कोई टाइम लिए वो वीडियो ऑन कर देती है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो मिस लीला थी, जिन्होंने अवनी के जाते ही समीरा के सामने वो आइडिया उनको अपने नाम करने को कहा, और तो और वो मिस लीला ही थी जिन्होंने अवनी के कंप्यूटर को उसके डेस्क से गायब किया था। ये देखते ही अवनी अपने सिर पर हाथ रख लेती है। वीडियो में साफ साफ सारे एविडेंस जब मिस लीला के अगेंस्ट था, तो भला कबीर समीरा को निकालने फंस गई। रोहन सही बोलता है, मुझे थोड़ा सोच समझ कर बातें करना चाहिए। अब मुझे सीईओ सर से माफी मांगना होगा। यही सोच अवनी कबीर के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। कबीर के ऑफिस के गेट पर खड़ी अवनी डरते हुए आगे बढ़ी। सॉरी सर, मुझे बिना पूरी जानकारी लिए आपके ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठाना चाहिए था। ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। आई एम सॉरी सर। कबीर के समाने जाते ही अवनी बिना कोई टाइम लिए उसके समाने माफी मांगती है। सॉरी। कबीर अवनी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोलता है। यस सर। कबीर अवनी को ऐसे सिर नीचे किए देख अपने चेयर से उठता है। अवनी अपने करीब आ रहे पैरों की आवाज को सुन पा रही थी। अवनी अपने पीछे से किसी के आते हुए पैरों की आवाज को महसूस कर सकती थी। थोड़ी ही सेकंड बाद उसको अपने बगल में किसी के मजबूत हाथ दिखे। सीईओ सर। कबीर को उसके इतना बोलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने कहा तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। कबीर अवनी के थोड़ा करीब आ उसके कानों में बोला। यस सर, यस। अवनी कबीर को अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली और पीछे हटने लगी। उसको ऐसे करते देख कबीर को हंसी आने लगी।
वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। देन डू इट, इतना बोल कबीर ने अपने दूसरे हाथ भी उसके साइड में रख दिया। कबीर ने अवनी को बिल्कुल सिकस्ट कर दिया था। सीईओ सर, इतना बोल अवनी फिर चुप हो गई। यस सर, ये नाम मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे चेंज करना चाहिए? क्या होगा अगर तुम सिर्फ मुझे कबीर बुलावायो? कबीर के इतना बोलते ही अवनी अपने धड़कन को बढ़ते हुए रफ्तार को महसूस कर पा रही थी। अवनी ने अपनी नजरें उठा एक बार कबीर को देखी जो अभी उसके इतने पास खड़े होके उसी घुरे जा रहा था। तो तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो, पर कैसे? कबीर अपने गहरी आंखें उस पर गिराते हुए बोला। आए, कबीर को खुद के इतने करीब आते देख अवनी की धड़कनें तेज हो रही थी। वही कबीर उसके इस हालत को देख और कबीर आते जा रहा था, ये देख पाता नहीं कहां से अवनी को इतनी हिम्मत आई, उसने कबीर को धक्का दे दिया। कबीर को अवनी के इस धक्के की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने इस धक्के से वो उससे 2 कदम पीछे हट गया। ओह, तो तुम मुझे ऐसे सॉरी बोलना चाहती थी? अवनी की ओर देखते हुए कबीर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए बोला। सर आए, अवनी को खुद उम्मीद नहीं था कि वो ऐसे कुछ कर देगी। उसको कबीर को ऐसे धक्के मारने के बाद खुद अच्छा नहीं लग रहा था। वो कबीर से अपने इस हरकत के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे समीरा का ध्यान आया। सर, जहां तक आपको भी पता है, इन सब में आपकी गर्लफ्रेंड का भी कहीं ना कहीं हाथ था, इसलिए मुझे। ओह गुड, अवनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कबीर अपने सख्त आवाज में बोला। कबीर अवनी की बातें सुन उससे तरफ से हटकर अपने चेयर पर जाके बैठ गया। थोड़ी देर पहले और अभी के माहौल में काफी फर्क था। ओके सर, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। अवनी कबीर को ऐसे चुपचाप काम करने देख थोड़ी देर बाद ही अवनी उससे बाहर जाने के लिए पूछती है। नहीं रुको। अवनी को ऐसे बाहर की ओर जाते देख कबीर उसको रोकते हुए बोला। कल शाम मेरे साथ पब्लिक रिलेशन के बॉस से मिलने चलने के लिए तैयार रहना। ओके सर। अवनी कबीर की ओर पीछे मुड़कर देखती है तो वो फिर से अपना काम करने में लग गया था। सीईओ सर, थैंक यू कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का मौका दिया। आई प्रोमिस मैं अपना 100% दूंगी और मुझे पूरा यकीन है आपके फेयर पर्सन है। फेयर पर्सन? हाँ हाँ। अवनी के इतना बोलने पर कबीर हंसने लगा। तुम जा सकती हो, हम कल मिलते हैं एंड आई होप तुम रूद से बात कर उसे मना लो। ओके सर। अवनी इतना बोल तेजी से वहां से निकल गई। अपने सामने से अवनी को ऐसे भागते देख कबीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई। अवनी को ऐसे वहां से जाते देख कबीर सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या है जो वो इस लकड़ी की तरफ खींचा चला जाता है। मिस अवनी, इतना बोल कबीर अपने चेयर पर सिर टिका लेता है। कबीर के कैबिन से बाहर निकलते ही अवनी विक्रम को अपने साथ ले रुद के घर के लिए निकल जाती है। उसने रुद को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्लान तैयार कर रखी थी। अवनी ने जैसी सोची थी वैसा कुछ नहीं था। रुद के घर में वहां चारों तरफ सन्नाटा था। ये देख अवनी घर पहुंचते ही उसके असिस्टेंट से उससे मिलने के बाद कहती है। असिस्टेंट पहले तो मना करने वाला था, फिर ये देखकर कि वो कबीर के ऑफिस की है उसने हाँ बोल दिया। अवनी रुद के कमरे की ओर गई। अभी रुद अपने हाथों में ब्रश लिए कुछ पेंट कर रहा था। मिस अवनी, तो आप मुझसे क्यों मिलना चाहती है? अवनी को अपने रूम में आते देख रुद में सख्त आवाज में बोला। अपने सामने खड़े बच्चे की इतना कठोर आवाज सुन अवनी उसके और चौंकते हुए घूरने लगती है। रुद बिल्कुल उसके बेटे रोहन की तरह था, जिसके अंदर टैलेंट तो पूरा था, पर वो लोगों के सामने आने से डरता था। उसको अपने तरफ ऐसे देखते देख अवनी अपना प्लान समझाती है, जिसके सुनने के तुरंत बाद रुद उसे कठोर आवाज में माना कर देता है। रुद को उसका ये प्लान अच्छा लगा, पर वो रोहन की तरह था। उसको भी अपने आस पास लोग पसंद नहीं थे, इसलिए उसके घर पर भी कोई बॉडीगार्ड्स तक भी नहीं थे। विक्रम और अवनी दोनों के दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि इस प्लान को बनाने में अवनी ने काफी मेहनत किया था, पर अभी उसका ये प्लान उस सफल होते नहीं दिख रहा था। रुद, अगर आप चाहे तो हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको हमारे वजह से किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना होगा। आप हमारे ब्रांड के एम्बेसडर होगे, पर आपको कहीं इसके प्रमोशन के लिए नहीं जाना होगा। मैं इसके बारे में सोच कर बताता हूँ। अवनी को इतना बोल रुद अपने काम में लग गया। कुछ देर ऐसे ही रुके रहने के बाद जब रुद ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो और विक्रम वहां से बाहर निकल गए। ये क्या था? तुम्हें लगता है बॉस इस आइडिया के लिए मानेंगे? बाहर निकलते ही विक्रम अवनी से पूछता है। मैं देख लूंगी, अभी तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए। क्यों ना हम इसका ही डिनर करके सेलिब्रेट करें? विक्रम के इतना बोलते ही अवनी हंसने लगी। रुद से मिलने के बाद अवनी अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि उसने अपने बच्चों को पहले ही बता दिया था कि वो आज लेट से आएगी, इसलिए उसको उनके बारे में उतना चिंता नहीं था। अवनी जैसे ही घर के डोर पर नॉक करने वाली थी कि तभी जानवी ने गेट खोल दिया। मामा, इतना बोल जानवी अपने माँ के गले लग गई। वही रोहन उसके पीछे खड़ा था। मामा,
जानू और उसके भाई ने डिनर कर लिया, अब मामा की बारी। इतना बोल जानवी अपने माँ को सोफे पर के जाकर बैठा देती है। मामा, इतना बोल रोहन अपने हाथ में लिए ग्लास को अवनी की ओर बढ़ा देता है। इसमें गर्म पानी था। ये देख अवनी अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है, पर वो जैसे ही जानवी को किस कर अपने बेटे की ओर मुड़ी, रोहन अपने उसके पास से दूर हट गया। मामा, मैं आपको बताना भूल गया था, मुझे जानवी का होमवर्क देखना है, वरना ये फिर बिना होमवर्क किए स्कूल जाएगी। अपने बेटे के इस बात पर अवनी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। भाई, आप मेरा नाम क्यों फंसा रहे हो? आप मामा को सच क्यों नहीं बोल देते? आपको उनके किसी करने से प्रॉब्लम है? अपने बहन के इस बात पर रोहन इधर उधर देखने लगता है। अभी उसके गाल लाल हो गए थे। ये देखते हुए भी अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए अपने बेटे की ओर मासूम सी शकल बना देखने लगती है। रोहन, लव मामा, यू फैटी गर्ल, स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना बोल रोहन अवनी के गालों पर एक किस कर वहां से भाग जाता है। आई एम नॉट फैटी गर्ल, यू आर ए बैड ब्रदर। इतना बोल जानवी अपने भाई के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। अपने बच्चों की इस शरारत को देख अवनी हंसने लगती है। वो आज तक अपने बेटे के इस तरह से लड़कियों से भागने के पीछे की वजह को समझ नहीं पा रही थी। वही रखे उनके बैग में से उसका कॉपी निकाल उनका होमवर्क देख अवनी अपने रूम में चली जाती है। ये सोचते हुए कि रुद ने उससे कुछ टाइम मांगा है, अवनी ने तुरंत कबीर को मेल कर इसके बारे में बताया। बदले में कबीर ने तुरंत उसको रिप्लाई किया। अवनी ये देखकर हैरान रह गई कि ना ही कबीर ने उसके प्लान को हाँ बोल दिया, बल्कि वो उसको आगे अगर उसे कबीर की कोई हेल्प चाहिए तो कबीर उसके लिए भी तैयार था। ये पढ़ते ही अवनी को तुरंत आज कबीर के ऑफिस में हुए घटना याद आने लगी। तुरंत उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया। माय डर्टी माइंड। इतना बोल अवनी अपना फोन वहीं रख बाथरूम की ओर चली गई। दूसरे दिन रुद के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी के लिए नए डिजाइन का स्केच बनाने में ही अवनी को लेट हो गया। वो डिजाइन कबीर को मेल कर अपने कैबिन से बाहर निकली। दे मैसेज कर लेने के बाद कि उसको आज भी लेट हो जाएगा, अवनी थोड़ा रिलैक्स होके जैसे ही आगे बढ़ी, तभी उसकी एलिवेटर के पास खड़ा कबीर दिखा। अब कौन ओवर टाइम करवा रहा है तुमसे? अवनी को ऐसे बाहर की ओर आते देख कबीर अपने घड़ी की ओर देखते हुए बोला। वो मुझे रुद के साथ तैयार किए गए कॉन्ट्रैक्ट के वजह से और नए डिजाइन्स के वजह से थोड़ा टाइम लग गया। नए डिजाइनर मैंने आपके मेल बॉस पर भेज दिया है सर। उसके इस बात पर कबीर बिना कोई जवाब दिए आगे की ओर बढ़ने लगा। सीईओ सर, क्या आप एलिवेटर यूज नहीं करना चाहते? कबीर को एलिवेटर से ना जाते देख सीढ़ियों की ओर बढ़ते देख अवनी कबीर से पूछी। क्या तुमने नहीं लगता अभी हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है? वैसे तुम चाहो तो यहाँ रुक कर इंतजार कर सकती हूँ। इतना बोल कबीर ने अवनी को दूसरे तरफ दिखा दिया, जहाँ एक व्हाइट पेपर पर मेंटेनेंस स्लोगन लिखा था। वेल, इतना बोल अवनी इधर उधर देखते हुए कबीर का पीछा करने लगी। कबीर आगे और अवनी उसके पीछे चलते हुए वो दोनों सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। तभी सेकंड फ्लोर का लाइट कट गया। अवनी ने हाई हील पहन रखी थी, इसलिए ऐसे अचानक से लाइट जाने के वजह से उसका पैर फिसल गया और वो डिसबैलेंस हो गई। नहीं, पैर फिसलते ही अवनी जोर से चिल्लाई। ये सोचते हुए कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लिया। ये सोचने ही कि वो कबीर के इतने पास खड़ी है, अवनी को घबराहट महसूस होने लगा। कबीर के इतना पास होने के वजह से उसकी धड़कनें तेज होने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। क्या अभी पावर कट हुआ है? अवनी अपने घबराते हुए आवाज में कबीर से बोली। ये अवनी को इतना बोल कबीर ने तुरंत खुद को उससे दूर किया। अवनी को खुद से दूर करने के बाद कबीर ने तुरंत पॉकेट से अपना फोन निकाल उसका लाइट जला दिया। सीईओ सर, मैंने ऐसी स्क्रीन कितने बार मूवीज में देखी है, ये स्क्रीन तो हॉरर मूवीज में हर बार होता है। अवनी कबीर की ओर देख थोड़ा डरते हुए बोली। कबीर उसके बातों पर ध्यान दिए बिना आगे चलने लगा। उसको ऐसे करते देख अवनी जोर से हंसने लगी। वैसे सीईओ सर, ये स्क्रीन हिंदी मूवीज के रोमांटिक आ। अवनी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही फिर से उसका पैर फिसला। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन में प्यासी हूँ। मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे। हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए। तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में सर्दी की रातों में। हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है, पर पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार, है दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा कर तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल पर जरा जरा बहकता है। कबीर नीचे था और अवनी उसके पीछे, इसलिए अवनी की आवाज सुन कबीर पीछे मुड़ उसको बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसको सामने से पकड़ते ही अवनी का चेहरा उसके कंधे से जा लगा।
वहीं कबीर के होठ उसके नेक पर जा लगे। फर्स्ट टाइम गलती से हुआ, पर सेकंड टाइम भी वही। क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? कबीर अवनी को कमर से अपने और करीब खींचते हुए बोला। नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो तो मेरा पैर फिसल गया, शायद मोच आए है। अवनी अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली। अवनी कबीर को एक्सक्यूज दे रही थी, तभी उसको अपने नेक पर कबीर के होठों की मूवमेंट का एहसास हुआ। कबीर के इतना करते ही अवनी के पूरे शरीर में एक तेज गर्माहट दौड़ गई। कबीर अवनी के फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, योर टेस्ट इज वेरी फेमिलियर। कबीर के इतना बोलते ही अवनी उसे खुद से दूर धकेलने वाली थी, पर तभी कबीर के हाथों को वो अपने पैरों पर महसूस कर रुक गई। क्यों ना मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाहर तक छोड़ दूं, वरना तुम मुझे ऐसे ही सेड्यूस करने के लिए को मेरे ऊपर फेंकते रहने वाली हो। कबीर के इतना बोलते ही अवनी का सरामने लगी। नो नो सर, अब कोई फालतू बात नहीं, चुपचाप जाओ। अवनी की बात खत्म करने के पहले ही कबीर उसको कमर से पकड़ अपने गोद में उठा आगे की ओर बढ़ने लगता है। अवनी उस अंधेरे कॉरिडोर में कबीर के मजबूत हाथ अपने कमर पर महसूस कर पा रही थी, जिससे उसकी धड़कन और तेजी में धड़कने लगा। कबीर अवनी को लेकर अपने ऑफिस से बाहर निकला। सीईओ सर, प्लीज आप मुझे नीचे उतार दीजिए, आपके हाथों में दर्द हो रहा होगा। अवनी ऑफिस से बाहर निकलते ही कबीर की ओर देखते हुए बोली। ओके, इतना बोल कबीर ने अवनी को नीचे उतार दिया। कबीर के नीचे रखते ही अवनी लड़खड़ा के गिरने लगी। उसको ऐसे गिरते देख कबीर फिर एक बार आगे बढ़कर उसके पकड़ लेता है। मिस अवनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे सच में सेड्यूस करने के लिए ये सब करती रहती है। अब तुम ही देखो, कभी अब तक 4 बार तुम मेरे ऊपर गिर चुकी हो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। वो तो लगता है मेरे पैरों में मोच आ गया है, इसके वजह से ये सब। वैसे आप गलत बोल रहे हैं, मैं अब तक 3 बार ही गिरी हूँ सर। अच्छा, तो तुम एक बार और गिरना चाहती हो? इतना बोल कबीर अवनी के चेहरे के करीब आने लगा। सर आप। कबीर को ऐसे आपके करीब आते देख अवनी लड़खड़ाते हुए बोली। उसको ऐसे करते देख कबीर के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ जाती है। वो अवनी को एक बार फिर से अपने गोद में उठा आगे की ओर बढ़ना है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर उसको कहाँ लेके जा रहा था, इसलिए वो बार बार उससे पूछ जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही कबीर अवनी को अपनी कार की गेट खोल उसके अंदर बैठा देता है। ओह, तुम दिखने में ही पतली हो, वरना तुम्हारा वेट। कार के अंदर अवनी को रखते ही कबीर थकी आवाज में बोलता है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी सर, आप मुझे उतार दो, वरना मेरे वेट इतना कम होने के वजह से भी आपके कोमल शरीर को भारी लगेगा। आप जैसे गोल्डन स्पून लेके पैदा होने वाले लोगों का शरीर बहुत कोमल होता है ना। अवनी भला अपने बारे में ये कैसे सुन सकती थी कि वो मोटी है, इसलिए उसने कबीर को ही कोमल बता दिया अपनी भोली सूरत बनाकर। तुम मेरा शरीर कोमल लगता है। अच्छा, कबीर को पहले तो समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, पर जैसे ही उसने अवनी की बात सुनी वो उसके तरफ घूरते हुए इतना बोल अपने शर्ट की बटन खोलने लगा। सर नहीं, रुको, आप ये क्या कर रहे हो? कबीर ने अभी अपने शर्ट के 2 बटन खोले ही थे कि अवनी चिल्लाते हुए उसको ये करने से रोकने के लिए बोली, कुछ नहीं, अपनी मेहनत दिखाऊं, जिसके बाद शायद तुम्हें मैं कोमल ना लगूं। कबीर अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल ले अवनी को इतना बोल आगे बढ़ फिर से बटन खोलने लगा। नहीं नहीं सर, सॉरी, वो मैं ऐसे ही बोल रही थी। अपने सामने कबीर को ऐसे करते देख अवनी की सांसें तेज होने लगी थी। वो सीट से आगे की ओर झुक कबीर के हाथों को पकड़ उसको रोकती है। अवनी के हाथों को अपने सीने पर टच होते ही कबीर को अंदर से कुछ फील हुआ। उसको नहीं पता था ये क्या था, पर अवनी के सिर्फ एक टच से ही कबीर के शरीर में गर्मी बढ़ गई। मिस अवनी, अगली बार से आप इस बात को याद रखिएगा, वरना अगली बार शायद मैं आपको सॉरी बोलने का भी टाइम ना दूं। अपने शरीर के बढ़ते प्रभाव को देख कबीर अवनी के हाथों को पकड़ते हुए उसके ओर देखते हुए बोलता है। अवनी की धड़कनों की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई। ये सोचते हुए ही कि अगली बार कबीर क्या कर सकता है, उसके कंठ सूखने लगे। कबीर अवनी को अपने तरफ घुमाते हुए खुद नीचे बैठ उसके पैर को देखने लगा। कबीर को ऐसे करते देख अवनी की सांसें तेज होने लगी थी। वो अपने आस पास देखने लगी कि कहीं यहाँ कोई और तो नहीं, क्योंकि अभी किसी ने अगर कबीर को इस पोजीशन में देख लिया तो वो इसका कुछ और मतलब निकालेंगे। अवनी के पैर को देखने के बाद कबीर अपना सिर ऊपर उठा उस लड़की को देखता है जो अपने चारों तरफ देखे जा रही थी। उसको ऐसे करते देख कबीर खुद को हंसने से नहीं रोक पाता। मिस अवनी, आपको क्या लगता है अगर कोई व्यक्ति हमें साइड या पीछे से देख ले तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में? कबीर के इतना बोलते ही अवनी चौंकते हुए उसके तरफ देखने लगती है। उसके सामने बैठा ये इंसान उसके मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। अवनी इधर उधर देखने लगी। अभी उसके गाल लाल हो गया था। वो कबीर की ओर नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि उसका सीईओ उसको तंग करने के लिए ये सब किए जा रहा है। यही सब सोच अवनी कबीर को अभी वहां से हटने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पैर में एक झटका लगा। वो सामने की ओर देखती है
तो कबीर उसके सामने खड़ा था। क्या आपको ये फ्री की सेवा और चाहिए? नहीं, मेरा कहना है कि क्या आप ये चाहती हो कि मैं आपके पैर ठीक करने के बाद उसका मसाज भी करूं? कबीर अवनी को ऐसे घूरते देख उसके और मुस्कुराते ही हुए कहता है। कबीर के इतना बोलते ही अवनी एक झटके में कार से बाहर निकल जाती है। वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। चलो, अच्छा है, अब तुम मेरे ऊपर नहीं कूदोगी। कबीर अवनी को ऐसे उठकर खड़े होते देख उसकी ओर थकरे हुए आवाज में बोला। अवनी उसके इतना बोलते ही एक बार शर्माने लगी। वो वहां से कैसे भी करके जाना चाहती थी, इसलिए वो इतना कबीर के बातों का कोई जवाब ना देकर आगे की ओर बढ़ने लगी। अंदर बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। उसको ऐसे वहां से निकलते देख कबीर पीछे से आवाज लगाता है। वहीं अवनी उसके बातों को अनसुना कर आगे बढ़ती है। कबीर उसको इग्नोर करते देख एक बार फिर आवाज लगा घर तक छोड़ने को बोलता है। नहीं सर, मेरी फैमिली कार बहुत महंगी है, मैं उसको ऐसे अकेले छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे पैर भी ठीक हो गए हैं तो मैं मैनेज कर लूंगी। इतना बोल अवनी तेजी से उसके कुछ बोलने से पहले ही वहां से भाग जाती है। उसको ऐसे करते देख कबीर अपने में एक बार फिर से हंसने लगता है। अवनी कबीर के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि एक तो वो अपनी बेटी को एक नई उम्मीद नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जब भी अपने साथ किसी मेल फ्रेंड्स को अपने घर लेके जाती थी तो उसकी बेटी उस आदमी को सेलेक्ट करे या रिजेक्ट करे इसके बारे में सोचने लगती थी। दूसरी बात, अब तक उसके और कबीर के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसे नहीं लग रहा था कि वो अभी कबीर के कंफर्टेबल नहीं थी घर जाने में। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।